क्या है हमारे कैंसर में, देखो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर सेल है, उसके पास क्या एबिलिटी है, बॉडी की क्या एबिलिटी है, नॉर्मली सेल को डिवाइड करवाना, डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट करवाना कि कौन सा सेल क्या बनेगा, और उसकी एपोप्टोसिस करवाना। एपोप्टोसिस का एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन होती है ना, तब क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन में जब एंडोमेट्रियम होती है ना, ये एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इनके सेल्स का जो है ना टूटना, ये सेल्स टूटते हैं और बाहर आते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग के साथ। तो ये जो एग्जांपल है एपोप्टोसिस का, तो वो एपोप्टोसिस होती है, वो सेल की डेथ होती है, ठीक है। उसके बाद जब नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी के, ये तीनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की, डिफरेंशिएशन की और एपोप्टोसिस की, ये लॉस्ट कर दे नॉर्मल सेल, मतलब वो रेगुलेटेड डिवीजन ना करे। मतलब ऐसा कभी रेगुलेटेड डिवीजन का मतलब, जब बॉडी को सेल की जरूरत नहीं है ना, बॉडी उसको रोक ही नहीं पाएगी, सेल डिवीजन को रोक नहीं पाएगी, ठीक है, तो वो रुकेगा ही नहीं, सेल डिवाइड होना लगातार होता रहेगा। या डिफरेंशिएशन की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर दे, डिफरेंशिएशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाए। या फिर एपोप्टोसिस के ऊपर जो कंट्रोल है, सेल की डेथ ही नहीं हो रही, ठीक है, सेल की डेथ नहीं होगी तो सेल वहीं रहेगा, तो और भी सेल डिवाइड होते रहेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है, इनके ऊपर कंट्रोल बॉडी का खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल जो है वो क्या बन जाता है, ट्यूमर सेल, समझे। सो अ ट्यूमर इज द रिजल्ट ऑफ, जब ट्यूमर होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, मतलब सेल्स जो है वो बहुत तेजी से फास्टली डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेशन होगी उसकी विदाउट डिफरेंशिएशन, बिना किसी डिफरेंशिएशन के। मतलब एक सेल पहले क्या करता था, डिवाइड होने के बाद पहले ए ऑर्गन में पार्टिसिपेट करता था बनाने में, कुछ सेल्स बी में करते थे, लेकिन अब डिवाइड हो ही जा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उन्होंने बनाना क्या है, प्रोलिफरेशन हो रही है लेकिन उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो रही, ठीक है, और एपोप्टोसिस भी नहीं हो रही उनकी, बिना डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस के वो डिवाइड करी जा रहे हैं। ट्यूमर मतलब एनी नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मल सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन हो जा रही है। मे बी दो टाइप के हो सकते हैं, बैनिंग ट्यूमर भी बैनिंग और मैलिग्नेंट, ये दो टाइप के ट्यूमर है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये देखो, बैनिंग में और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस है। बैनिंग ट्यूमर में क्या होता है, जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, नियोप्लास्टिक सेल्स मतलब जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं, रिमेन क्लस्टर्ड टुगेदर, मतलब मान लो ये सेल था, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, सेल डिवाइड होने के बाद वो क्या होगा, कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा ना, एक ही जगह क्या हो जाएगी, एक नोट सी बन जाएगी, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया, ये ट्यूमर बन गया। तो ये क्या करेगा, एक ही क्लस्टर में रहेगा, अभी तक एक ही जगह पे है। मान लो अभी क्या था हमारे, तुम कह सकते हो किसी थाई रीजन में ट्यूमर था, वो थाई रीजन में ही कन्फाइंड रहेगा, ग्रुप में रहेगा, अभी वो क्लस्टर में रहेगा, इन अ सिंगल मास एंड कैन नॉट स्प्रेड टू अदर साइड, वो थाई से ब्लड के अंदर मिलके कहीं और नहीं जाएगा, अभी वो सिर्फ एक ही जगह कन्फाइंड रहेगा। उसके बाद इट कंटेन सेल्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स नॉर्मल सेल, इसके अंदर वो वाले सेल्स होंगे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, बिल्कुल उनके जैसे दिखेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल सेल्स डिवाइड करते हैं वैसे ही दिखेगा। एंड दे मे फंक्शन लाइक नॉर्मल सेल, और यहाँ तक कि ये फंक्शन भी नॉर्मल सेल की तरह ही करेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेल्स इकट्ठे हो चुके हैं तो ग्रुप में है, ठीक है। ये बैनिंग ट्यूमर है जो खतरनाक नहीं होता, इस स्टेज में हम ट्यूमर को जो है वो खत्म भी कर सकते हैं, उस पार्ट को रिमूव करके, ठीक है, उस पार्ट को रिमूव कर देंगे तो जो उस पार्ट के अंदर सेल की प्रोलिफरेशन करवाई जा रहा था, कोई फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो फैक्टर ही नहीं बचेगा, तो दूसरे पार्ट को अफेक्ट नहीं पहुंच, मतलब उसके आसपास के पार्ट्स को भी अफेक्ट नहीं, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इस स्टेज में जो है वो ट्यूमर को डिलीट करके वहां से रिमूव करके बच सकते हैं। लेकिन इसका पता लगाना, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आएंगे कोई तो पता भी नहीं लगेगा, तो इसका पता लगाना ही जो है पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। पता ही तब लगता है जब वो मैलिग्नेंट की फॉर्म में, मैलिग्नेंट तक पहुंच जाता है, मैलिग्नेंट की स्टेज में आ जाता है। उसके बाद देखो दूसरा टाइप होता है मैलिग्नेंट। सबसे पहले अभी बैनिंग में ही देख लो, जो नियोप्लास्टिक, अब देखो ये मैलिग्नेंट की बात कर रहा है, नियोप्लास्टिक सेल जो हैं, मतलब जो ट्यूमर सेल्स हैं, डू नॉट रिमेन लोकलाइज्ड। अब यहाँ एक तरफ लोकलाइज्ड थे बैनिंग के अंदर, अब क्या होगा, यहाँ से निकलना शुरू हो गए, लोकलाइज नहीं रहे, एंड एनकैप्सुलेटेड हो चुके हैं, कैप्सूल जो है खत्म हो चुका है उसका, टूटना शुरू हो गया, एंड बिकम प्रोग्रेसिवली इन्वेजिव। अब वो इन्वेजिव हो चुके हैं, इन्वेजिव मतलब एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, एंट्री लेना शुरू कर चुके हैं, और मैलिग्नेंट, इसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। दे इन्वेड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, ये इन्होंने देखो, दे इन्वेड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज,
उन्होंने क्या कर रहा है, वहां से निकल के नॉर्मल टिश्यूज के अंदर जाना शुरू कर दिया है, जिसको हम इन्वेजिवनेस बोलते हैं, एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और वो पूरी बॉडी में जो है स्प्रेड हो चुके हैं, मतलब फैल चुके हैं, किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, जब लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। टर्म कैंसर रेफर्स स्पेसिफिकली टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो कैंसर होता है वो स्पेसिफिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर के बिहाफ पे हम बोलते हैं, क्योंकि बेनिंग ट्यूमर जो है सिर्फ एक ग्रोथ हो रही है और कोई हार्म नहीं पहुंच रहा उसमें, एक ही जगह कन्फाइंड है। इतना समझ आया? अगर हम बात करें इसके डिफरेंस की, कंपेयर करें दोनों को, बेनिग्न और मैलिग्नेंट में, तो डिफरेंशिएशन के पहले डिफरेंशिएशन पे ध्यान देते हैं। डिफरेंशिएशन में जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब अभी वो एक ही जगह प्रेजेंट है, तो वो डिफरेंशिएटेड होगा कि वो किस में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद किस में डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन मैलिग्नेंट जो होता है ना, उसके पास डिफरेंशिएशन की एबिलिटी जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद रैपिड ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो होती है, ग्रोथ तो होती है लेकिन स्लो होती है, यहाँ पे तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इन्वेजिवनेस जो होती है वो एब्सेंट, इन्वेजिवनेस नहीं होती, मतलब अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह पे नहीं जाता। यहाँ पे इन्वेजिवनेस फास्ट हो जाती है, फटाफट ब्लड में जाके वो किसी बॉडी, जो बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर देता है। मेटास्टेसिस जो होती है, ठीक है, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद वो बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर देगा, इसके अंदर वो एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से वाया ब्लड या लिम्फ, लिम्फ होता है, उसके थ्रू वो फैलना शुरू कर देता है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मेटास्टेसिस जो है वो ज़्यादा होती है। देखो अब, बोथ बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल्स। अब कौन से सेल के अंदर ये ट्यूमर आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई किया। जैसे मोस्ट कैंसर फॉल इनटू 3 मेन ग्रुप्स, 3 मेन ग्रुप्स के अंदर होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकोमा। ठीक है, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा भी बोलते हैं। क्या क्या हुआ, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ये हो गया। ठीक है, ये 3 क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो क्या कार्सिनोमा होता है ना, वो कार्सिनोमा कहाँ होता है, कार्सिनोमा दैट अराइज फ्रॉम एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल टिश्यूज। ठीक है, एंडोडर्मल एंड एक्टोडर्मल टिश्यूज में होता है। और सार्कोमा मेनली जो होता है मीजोडर्मल टिश्यूज में होता है। ल्यूकोमा जो होता है वो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, वो टिश्यूज जो ब्लड फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म इम्यून सेल्स। और जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम की, उनके अंदर जो कैंसर होता है, उनकी जो प्रोलिफरेशन की वजह से कैंसर होगा, वो होगा लिम्फोमा। ठीक है, उसके बाद देखो, मोस्ट कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल एबनॉर्मल सेल्स। ज़्यादातर कैंसर्स ओरिजिनेट होते हैं एबनॉर्मल सेल्स, मोलिकुलर, इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल ओरिजन। मतलब कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है सिंगल एबनॉर्मल सेल, एक ही सेल जो है एबनॉर्मल था, उसकी प्रोलिफरेशन होती रही और वहां से ट्यूमर बन गया, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल ओरिजिन, जो एक ही सेल से हो रहा है। तो कैंसर आर प्रोबेबली इनिशिएटेड बाय चेंजेस इन द सेल। अब देखो कैसे हो सकता है, जो सेल का डीएनए की सीक्वेंस थी, जेनेटिक चेंजेस बोलेंगे, मतलब डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रही है, उसको बोलते हैं जेनेटिक चेंज। तो जेनेटिक चेंज की वजह से कैंसर आ सकता है, या फिर चेंज इन द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन विदाउट अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, या फिर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करवा के एमआरएनए बनाता था, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता था, वो प्रोटीन ही कुछ और बन रहा है, डीएनए की सीक्वेंस में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो प्रोटीन की एक्सप्रेशन हो रही है ना, जीन की एक्सप्रेशन हो रही है, जीन की एक्सप्रेशन का मतलब जीन एक्सप्रेस होके कुछ प्रोटीन बना रहे हैं ना, उसके अंदर चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं, मतलब डीएनए के अंदर चेंज ना आने के बावजूद जो जीन के अंदर जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कैंसर आर इनिशिएटेड बाय जेनेटिक चेंजेस। ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम आर कोज्ड बाय चेंज इन द सोमैटिक सेल। अब हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मियोसिस होती है, जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, वो जर्म सेल्स होते हैं। लेकिन जो अदर देन जर्म सेल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के स्किन के सेल्स हो गए या कहीं ऑर्गन्स के सेल्स हो गए, जो माइटोसिस करेंगे, वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर मेनली क्या होता है, मेजर जो चेंजेस आते हैं जेनेटिक चेंजेस, वो सोमैटिक सेल्स के अंदर आते हैं ज़्यादातर।
एंड देयरफॉर आर नॉट ट्रांसमिटेड, इसीलिए ये जो है ट्रांसमिट नहीं होता किसी दूसरी जनरेशन के अंदर, क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स के अंदर आ रहे हैं और सोमैटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने में। उसके बाद 1% जो कैंसर है ना वो ड्यू टू द जेनेटिक चेंज इन द जर्माइनल सेल्स, जर्म्स, ठीक है, जो जर्म सेल्स होते हैं जर्माइनल सेल्स के अंदर 1% ही ऐसा के चांसेस होते हैं कि वो जर्माइनल सेल से जो ट्रांसफर हो रहे हैं और वो इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट तुमने पढ़ा पढ़ा होगा या फिर कभी सुना होगा कि कैंसर का पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है वो हिस्ट्री पूछता है, तो अगर वो देखता है कि ये जेनेटिक है कि अभी कोई इसी मतलब इसी जनरेशन में आया है कि इनहेरिट हुआ है इनके पेरेंट्स से या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, तो वो 1% चांस होते हैं, लेकिन 1% भी बहुत बड़ी यूनिट है। उसके बाद हाउएवर 80% जो है इनहेरिट होता है कैंसर डोमिनेंट इन नेचर, 80% जो होता है वो डोमिनेंट नेचर का होता है, मतलब डोमिनेंट जीन के ऊपर जो है वो म्यूटेशन हो रही है। द ट्रांजिशन ऑफ अ नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल, नॉर्मल सेल का ट्यूमर सेल में बदलना इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पहले नॉर्मल सेल था वो ट्यूमर बन गया उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला। ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉर्मल टू ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मतलब एक ही स्टेप में ही वो नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म सेल में नहीं चेंज हो जाता, बीच में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इसमें, इन जिसमें जेनेटिक एज वेल एज एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेल्स विद द प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, अब इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इन्वेजिव हो जाएगा, इन्वेजिव होने के बाद वो मेटास्टेसिस वो चला मतलब प्रॉपर्टी आ जाएगी उसकी एक जगह से निकल के दूसरे के अंदर एंटर करने की, और जब वो करना शुरू कर देगा तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। कंसेप्चुअली दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं हम इसको, किसमें, इनिशिएशन में, प्रमोशन में और प्रोग्रेशन में। इनमें होता क्या क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द, देखो ट्यूमर की स्टार्टिंग के, देखो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द ट्यूमर इनिशिएशन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्यूमर का इनिशिएट होना। इट इज द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, आर चेंज, नॉर्मल सेल चेंज हो जाते हैं सो दैट दे आर एबल टू फॉर्म ट्यूमर्स। नॉर्मल सेल के अंदर जेनेटिक चेंजेस या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस जो है वो आने शुरू हो गए, ये होगी इनिशिएशन। अब वो जेनेटिक चेंजेस जो है वो एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, एंडोजीनस भी हो सकते हैं। मतलब एंडोजीनस बताता हूँ पहले, एंडोजीनस मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वो बेस पे डीएनए रेप्लिकेशन जब वो एबनॉर्मल रेप्लिकेशन हुई, मतलब एक बेस पेयर के सामने करेक्ट बेस पेयर नहीं जुड़ा, इनकरेक्ट बेस पेयर जुड़ गया जिसकी वजह से म्यूटेशन होगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक्सोजीनस भी हो सकता है, एक्सोजीनस का मतलब बाहर से यूवी रेज की वजह से हो गया, मान लो कोई भी एजेंट आया, केमिकल एजेंट भी हो सकता है, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो इनकी वजह से जो बाहर से कोई भी एजेंट की वजह से इनिशिएशन हो रही है, जेनेटिक चेंजेस आ रहा है, तो ये रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ इनिशिएशन, जब जीन्स के अंदर चेंज आया उसके बाद, ठीक है, और वो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन इज जनरली एसोसिएटेड विद इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ द इनिशिएटेड सेल, जो इनिशिएटेड सेल थे उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, चेंज आने के बाद वो जो जेनेटिक चेंज आया था वो चेंज आने के बाद उनकी डिवीजन स्टार्ट होगी, तो वो प्रमोट होना शुरू हो गया, सेल नंबर इंक्रीज कर गया, इसको बोलते हैं प्रोमोशन, ये प्रमोशन हो गया। उसके बाद आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एडिशनल जेनेटिक चेंजेस, प्रोग्रेशन में और जेनेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से बैनिंग की बजाय मैलिग्नेंट बन जाता है, ठीक है, पहले तो था एक जेनेटिक चेंज था जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, सिर्फ एक जेनेटिक चेंज की वजह से सेल नंबर बढ़ रहा था, सेल साइकिल की जो प्रॉपर्टी थी वो एबनॉर्मल हो रही थी, सेल रुक नहीं रहा था डिवाइड होना और वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जब प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव स्टेज आई ना, प्रोग्रेशन हुआ, उसके बाद एक से ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस आने शुरू हो गए जिसकी वजह से वो बैनिंग सेल जो है मैलिग्नेंट में चेंज हो गया, मैलिग्नेंसी आ गई और उसके पास इन्वेजिव की प्रॉपर्टी आ गई और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर चुका है, प्रोग्रेशन के अंदर जाना शुरू कर, प्रोग्रेशन जैसे ही होगा, ठीक है, मतलब जेनेटिक ज़्यादा जेनेटिक अनस्टेबल होगा, जब ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस आएंगे तब उसके पास मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो इन्वेड करना शुरू कर जाएगा। समझ आई, ये होते हैं हमारे स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं, लास्ट में मेटास्टेसिस हो जाती है। तो ये था कैंसर का बेसिक पार्ट, जो कैंसर में हमने पढ़ा क्या क्या बेनिग्न और मैलिग्नेंट में डिफरेंस होता है।